योगदान दिया है। और उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं देख रहा हूं कि ये कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से हट करके है और एक प्रयत्न उस दिशा में है। काम तो हम करते हैं, सभी करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम करने के बाद उस काम को स्मरण करना, उस योगदान को स्मरण करना, आज चाहे अलग अलग परिस्थितियों की वजह से उनकी सक्रियता उस कदर की नहीं रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उनका योगदान है। आज अगर ये संगठन का वृक्ष खड़ा है तो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस वृक्ष को सींचने में है। ऐसी मातृशक्ति को हम यहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं, जिनका पार्टी को बनाने के बाद पार्टी को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है। हिमाचल प्रदेश, मैं समझता हूं, संगठन की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े प्रदेशों को भी मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि हम बहुत बेहतर ढंग से संगठन का कौशल यहां जानते हैं। नई नई इनिशिएटिव लेना, नए कार्यक्रम का आयोजन करना, नई चीजों के माध्यम से लोगों के बीच में संपर्क करने के तरीका ढूंढना, ताकि जो भी हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे सकता है वो छूटे, उसको जोड़ने का प्रयत्न करता है। और इसमें मैं समझता हूं कि जो महिला मोर्चा के जिम्मे जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप आबादी का 50% हैं और इसलिए महिलाओं के सहयोग के बिना, महिलाओं के समर्थन के बिना न परिवार चल सकता है, न समाज चल सकता है, न सरकार चल सकती है। जहां भी जिस जगह हमने देखा तो महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनकी भूमिका सक्रिय है। चाहे वो काम कठिन हो, जटिल हो, लेकिन उसके बावजूद वो जो लक्ष्य निर्धारित किया होता है उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलती है। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ इसलिए बनाया था कि हम वैचारिक दृष्टि से अलग हट करके काम करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए, राष्ट्र के पहचान के लिए अलग है। इसलिए जनसंघ एक राजनीतिक संगठन के नाते जो है वो इसकी स्थापना की गई। लेकिन यह भी बात सत्य है कि जनसंघ की स्थापना हुई तो उस वक्त इस बात पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया था कि महिलाओं के बीच में काम करने के लिए, नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में काम करने के लिए, हमारे अन्य वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग में काम करने के लिए, अलग अलग वर्गों में काम करने के लिए इस प्रकार से बहुत ज्यादा विचार नहीं हुआ। हाँ, ये सक्रिय है, इनको काम में लगाओ। और ये भी सत्य है कि एक वक्त भारत की राजनीति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव नहीं हुआ करता था, लेकिन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इस बात पर गंभीरता से विचार हुआ कि हमको सभी समाज के वर्गों में अपने काम को ले जाना है और उस दृष्टि से हमको महिलाओं के बीच में संगठन को मजबूत करने के लिए वहां नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा। युवाओं के बीच में युवाओं को जोड़ने के लिए युवा नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के वर्ग में उस वर्ग का नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए वहां फिर निर्णय हुआ
कि महिलाओं के बीच में काम करने वाला संगठन महिला मोर्चा होगा, युवाओं के बीच में काम करने वाला संगठन युवा मोर्चा होगा, अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में काम करने वाला अनुसूचित जाति का मोर्चा होगा, ट्राइबल के बीच में ट्राइबल मोर्चा होगा, ओबीसी के बीच में ओबीसी का मोर्चा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को स्पर्श करना चाहती है, हर वर्ग को जोड़ करके, समाज को जोड़ करके अपने साथ अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन युवा मोर्चा का जयपुर में हुआ था। अडवाणी जी आए थे और अडवाणी जी इस बात को कहने लगे कि जनसंघ के समय हम इस सारी चीज की कल्पना उतनी गंभीरता से नहीं कर पाए। और जब भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई, उसके बाद इस तरह से मोर्चों के गठन के बारे में जब विचार चला, उसमें भी कई तरह के ऐसे विचार है कि भैया पार्टी बनाओ, पार्टी के माध्यम से सबको जोड़ो। लेकिन मोर्चे बनाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है। लेकिन उस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर हमने ये निर्णय नहीं किया होता था समाज के बीच में हर वर्ग को जोड़ने के लिए, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, तो हमारी पार्टी बहुत कमजोर रह जाती, पीछे रह जाती। और आज मैं युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में आया हूं तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चा ही होना चाहिए। और आज मैं महिला मोर्चा के कार्यक्रम में, मैं तो अडवाणी जी ने बोला, मैं जिक्र कर रहा हूं अडवाणी जी का, लेकिन मैं आज यहां जिक्र कर रहा हूं कि मैं आज महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आया हूं तो मैं बोलता हूं कि महिला मोर्चा ही होना चाहिए। क्यों कल्पना नहीं कर सकते? देखो कर दिया, बाकी सब पीछे रह गए। और ऐसे भी यहाँ पर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि कुछ लोग आए हैं, बाकी तो सारे और ये सच्चाई है कि एक वक्त जब कोई बड़ा नेता आता था, क्षेत्र में, इलाके में आता था, राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का मतलब समझ लेना, यही कहते थे, महिलाओं को बोलते थे कि आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, हमको जाना है, जल्दी जाना है, सुबह जल्दी हमको खाने की व्यवस्था करना है, और सारा अपने आप तैयार होकर के। महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता था कि आपको कार्यक्रम में जाना है, कुछ आ गए तो आ गए। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत अलग है, कोई जरूरत ही नहीं कर सकता है। अगर नेता आ रहे हैं तो क्या हम नहीं जा सकते? और कई बार तो ऐसी परिस्थिति में देखता हूं कि वो महिलाएं बोलते हैं कि तुम आज घर का काम देखो, हमको आज जाना है। और हिमाचल ऐसे प्रदेशों में जहां मैंने देखा महिलाओं का पार्टिसिपेशन, अगर हम पंडाल लगाते हैं, एक बीच में रास्ता छोड़ करके एक तरफ महिलाओं की बैठने की व्यवस्था करते हैं, तो महिलाओं का पंडाल भरा होता है, पुरुषों का पंडाल में हो सकता है कहीं। इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन है यहां पर हमारे हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश पहाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़कर के काम करना। हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, हमें हरियाणा में ही भेजा, और मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर चुनाव के लिए भेजा। हम कार्यक्रमों में गए तो पुरुष ही मिलते वहां पर, पगड़ी पहन करके, वो जाट लोग होते। हमने कहा भाई साहब यहाँ महिलाएं भी होती है। सार्वजनिक सभाओं में बहुत कम पार्टिसिपेशन, अब धीरे धीरे अब शुरू हुआ। अब जाकर के आती है तो फिर घूंघट लगा देते हैं।
तो ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है आज की परिस्थिति में, जिसको मैं कह सकता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा ने पिछली बार सरकार को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ऐसी भूमिका निभाई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। घर घर जाकर के पूरा संघर्ष किया, और महिलाओं की कही हुई बात का महत्व होता है। इसलिए महत्व होता है कि उनकी कैंपेन बहुत अलग तरह की होती है। एक एक के बीच में बात करते करते आगे बात को पहुंचाना, उस बात को रजिस्टर करवाना, दिल और दिमाग में रजिस्टर कराना, इस तरह से काम करते हैं। और इसलिए अगर सरकार की नीतियों को भी आम जनता तक पहुंचाने की अगर हम बात कहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि महिला मोर्चा उसमें हम सबसे ज्यादा जो है सक्रिय भूमिका निभा करके उस काम को कर सकते हैं। आज हम काफी अरसे के बाद ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, और इस कोविड के कारण सारी संगठन की काम करने की कल्पना भी बदल गई, समाज में काम करने की कल्पना भी बदल गई, सरकारी स्तर पर काम करने की सारी कल्पना ही बदल गई। लेकिन मैं महिला मोर्चा को इस बात के लिए बधाई दूंगा। मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी कि जब इतना बड़ा संकट था, जब मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा था मार्केट में, अगर मिल रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था, क्या किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने संबोधन किया राष्ट्र को, अगर नहीं मिल रहा है मास्क, मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो हम कपड़ा ले करके, बाजार से कपड़ा ले करके, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा ले करके हमारी माताएं बहनें उसमें योगदान कर सकती हैं, मास्क बना करके हम घर घर में दे सकती हैं, हर व्यक्ति को दे सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश में मित्र में 50 लाख से ज्यादा 53 लाख के लगभग मास्क हमारी मातृशक्ति ने बना करके तैयार किए, घर घर भेजिए। 70 लाख की आबादी में 50 लाख से ज्यादा मास्क बना करके दे, बहुत सक्रिय भूमिका। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अगर हम इस प्रकार से हम सामूहिक रूप से बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठना पड़ता था, मास्क लगा करके बैठना पड़ता था। आजकल मास्क छोड़ दिया आप लोगों ने, हमने बंद तो नहीं किया, पुलिस बड़ा चलान करेगी आप। अगर आज हम इस स्थिति में अगर बैठे हैं यहाँ पर, ये श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है कि वैक्सीन की 2 डोज बिना पैसे के निःशुल्क जो है वो उपलब्ध करवाई पूरे देश के लिए, और उसमें हिमाचल प्रदेश पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। वो आप सबके सहयोग से संभव हो पाया। आज इस बात का भरोसा है कि वैक्सीन लगी है, हम फुली वैक्सीन, तो इस कारण से एक खौफ का जो एक दौर था, उस दौर से बाहर निकल करके हम कर। और जहां तक बात रहती है, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों में हम जाएंगे तो बहुत लंबी बातें होंगी, और उतना लंबी बात करनी भी नहीं चाहिए। यहां भारद्वाज जी कह रहे थे कि हिमाचल पूरे देश भर में चुनिंदा राज्यों में है, पहले दूसरे राज्यों में दूसरा राज्य हिमाचल बना था जहां जिसने महिलाओं के लिए पंचायती राज और हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, शहरी निकायों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। मैं उस वक्त ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था। उस वक्त आरक्षण उन्होंने 50% दिया। जब रिजल्ट निकला चुनाव का तो ये महिलाएं चुन करके 60% आई, 60%। अब हम सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी का कहीं मन आ गया, ऐसी सारी बातों पर आ गई, अगर बात आ गई तो निश्चित रूप से वो इस बात को लेकर हट करके काम करने लगे। और इस काम के लिए कोई राजनीतिक दल मना करने की स्थिति में भी हो पा रहा है। सिर्फ समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी एक बार, अब मालूम नहीं दूसरा दल नहीं कर सकता, मुझे लगता है।
और आज भी हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 50%, लेकिन एक्चुअल जो चुन करके जो आई है मातृशक्ति हमारी माता बहन है वो 60% के करीब पहुंची है, क्योंकि ओपन सीट से भी चुनाव लड़ लेती है। और इसलिए आप यहां देख रहे हैं हम और भारद्वाज जी बचे हैं। हम पर दया करना भाई। लेकिन अच्छी बात है कि मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, ये हमारी प्रसन्नता की बात है। अभी हमारी सरकार का फोकस इन दिनों में पिछले 4 वर्ष का हमने सफर पूरा किया अपनी सरकार का, 4.25 साल का कार्यकाल। वक्त बीतता है, रुकता नहीं, सत्य। ये 4.25 साल का कार्यकाल बीत गया पता ही नहीं, और उसमें 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त, ऐसा वक्त निकला जो ना जिसमें आप भी संकट पे थे, हम भी संकट पे थे। इस कोविड के संकट ने सारा वक्त भी जाया किया, परेशानी के दौर में डाला सबको। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो भी वक्त मिला उस वक्त को हमने समर्पित होकर के जो है प्रदेश की सेवा करने के लिए लगाया है, और उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। अभी विधानसभा का हमारा सत्र चल रहा था, सत्र के दिनों में हमारे विपक्ष के लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, क्योंकि चुनाव तो अभी हुआ था, परिणाम नहीं निकला था। उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या वो चल रहा था, फेजिस में चल रहा था। उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जैसे कि पता नहीं पंजाब उनका ही है, उत्तराखंड तो पक्के ही बोल रहे थे। तो मालूम तो आपको होगा, मालूम क्यों गिनते थे वो, लेकिन हमारे यहाँ पर बोलते थे कि पक्का। अच्छा, 15 चौपर में कैंपेन किया, फिर विधायक कितने आए? इतने ही आए होंगे। आखिरकार हम भी थोड़ा परेशान थे, मालूम नहीं क्या होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम आश्वस्त थे, हालांकि उत्तराखंड में भी हम 2-3 विधानसभा क्षेत्र में वहां पर गए थे जो हमारे एडजॉइनिंग लगती है, वहां पर हमको माहौल ठीक लगा। पंजाब में भी गए, पंजाब के बारे में थोड़ा हम पहले से अवगत थे, थोड़ा लग रहा था कठिन है वहां, लेकिन वो पंजाब पक्का मान रहे थे, उत्तराखंड पक्का मान रहे थे, मणिपुर भी आएगा बोलते हैं, गोवा भी पक्का आएगा। तो मैंने कहा हमारे लिए वो तो आपको मुश्किल से उत्तर प्रदेश में लग रहा है, शायद ठीक है। और परिणाम निकला जिस दिन, तो विधानसभा का सत्र का हमारा समय 11 बजे का, तो 11 बजे तक के आगे हम जब विधानसभा में प्रवेश किए तो हमारे कांग्रेस के मित्र सामने बैठे थे। हमने नमस्कार की तो बहुत कम लोग नीचे जमीन पर देखे, ऊपर उठ करके देखने की स्थिति में नहीं थे। हमने जब नमस्कार दूसरी बार किया, हमने कहा भाई नमस्कार तो सुन लो, अब हो गया जो हो गया, बहुत दिल से बहुत लगाई। परिणाम आया, हम यूपी में भी जीते, हम उत्तराखंड में भी जीते, हम मणिपुर में भी जीते, हम गोवा में भी जीते। जहां वो जीते थे वहां कोई और नहीं। अब कहते हैं कि यार बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा मान के चल रहे थे कि बस। और हर भाषण में हर आदमी उछल करके बोलता था अब जाने का वक्त आ गया, ऐसे बोलते रहते थे। हमने कहा रिवाज बदल गया। आप यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में, वो जाए बिना वापिस आ गए। और हिमाचल प्रदेश में भी यही होने वाला है कि सरकार के बाद सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार हम बनाएंगे, ये भी कहना था। मैंने कांग्रेस के मित्रों को पूछा विधानसभा के अंदर में, जब राज्यपाल महोदय जी के डिस्कशन का जो चर्चा के बाद जो रिप्लाई दे रहा था, उसमें पहले कह रहे थे कुछ नहीं किया, जयराम ने कुछ नहीं किया, यही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करते थे। मैंने कहा कि हो सकता है वैसे तो मेरी याददाश्त अच्छी है, खराब नहीं है। मैंने कहा अगर मेरी याददाश्त में कोई चीज छूट गई, मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, विचार करने की कोशिश की कि जब 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो रही,
उस सरकार के समय में कौन कौन सी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी जिनको लोगों ने स्वीकार किया? बहुत सोचा, लेकिन एक भी योजना दिमाग में नहीं आता। आंखें बंद करके मैंने भी और ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की, फिर भी कोई योजना ध्यान नहीं आया। मैंने कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए कि आपकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में कोई ऐसी योजना चली हुई जिसका जिक्र समाज करता हुआ था। मैंने कहा यह महत्व का विषय नहीं कौन कितनी बार मुख्यमंत्री रहा, महत्व का विषय यह है कि किस व्यक्ति ने क्या योगदान दिया। खुली चुनौतियों में कांग्रेस के विधायकों के समक्ष मांग की, कोई आदमी सिर नहीं उठा पाया, कोई आदमी खड़ा होकर के बोल नहीं पाया इस बात को कि हमारी कांग्रेस की 5 साल पहले की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। कोई योजना ही नहीं थी। और हमें, मैंने कहा कि आप हमको बोल रहे हैं कि कोई योजना नहीं, अगर कागज पेन है आप नोट करिए। मैंने कहा मैं बताता हूं जो नए इनिशिएटिव के साथ मैं पहली बार मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, तो इस विधानसभा में मुझे 25 साल होने लग पड़े, लेकिन मैं पहली बार मुख्यमंत्री हूं। लेकिन नया मुख्यमंत्री होने के बाद मैं कहता हूं कि जो नए इनिशिएटिव के साथ, नए विजन के साथ हमने काम करने की कोशिश की, अगर आपको पसंद आया तो जिक्र करें तो ना करें, लेकिन हमने जो इनिशिएटिव किए, जो लिए, हमने निर्णय लिए, नए काम शुरू किए। हमने जनमंच की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में बैठ करके हो, वहीं जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर हो। अगर जनमंच में काम नहीं हुआ, हमने 1100 CM हेल्पलाइन की शुरुआत की। घर बैठे लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसका रास्ता निकाला। हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन देने के लिए आय सीमा का एक क्राइटेरिया रहता, तो बहुत विचित्र लगता था हमको जब बुजुर्ग हमारी ऐसी भीड़ में खड़ा होकर के कागज का टुकड़ा हमारे हाथ में देता था और पेंशन मांगता था। जिस बुजुर्ग की वजह से हमने दुनिया को देखा, दुनिया को समझा, दुनिया को जाना, वो धक्के खा करके पेंशन के लिए गुहार कर रहा है। हमने कहा बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग जो है, घर बैठे उनको हम पेंशन लगाएंगे, और हमने वो पेंशन लगाई। हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा आपको लग रहा है, हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात की शुरुआत की। हमने कहा हमारी मातृशक्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लिए जरूरी है उज्ज्वला योजना की शुरुआत करना पूरे देश भर में। और जो धनाढ्य लोग हैं, पैसा दे सकते हैं, उनको कहा कि आप सब्सिडी छोड़िए। हमने भी छोड़ी, सभी विधायकों ने छोड़ी, मंत्री ने छोड़ी, और बहुत सारे लोगों ने छोड़ी। और उसी पैसे से मोदी जी ने कहा कि हम उन गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,26,000 से ज्यादा के गैस के कनेक्शन बांटे, लेकिन बहुत सारे परिवार उसके बिना भी रह गए, उसके बावजूद रह गए। तो हमने तय किया कि कोई परिवार नहीं छोड़ेंगे। हमने प्रदेश की अपनी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी का अभिप्राय आप समझते हैं ना, गृहिणी का मतलब यह होता है जिसका हर घर गृहिणी है, उसके लिए समर्पित की, और मातृशक्ति के लिए समर्पित की। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से दिए। और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिसमें एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं। आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी ने इसी मंच से यहां पर आज से 2 साल पहले जो है उसकी अनाउंसमेंट की, जब हमने सैचुरेशन पर इसको पहुंचाया था। हमने कहा इसको भी आप लोग, कांग्रेस को बोला, हम इसको भी आप योजना नहीं मानते। हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो, उसके लिए मदद हो, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लंबे समय तक सरकारें रही। हमने हिमकेयर की शुरुआत की, आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमाचल में हिमकेयर की शुरुआत की, और
आज तक हमने हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गरीब आदमी जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं होता था, उनका मुफ्त इलाज हिमाचल प्रदेश में किया। हमने कहा इसको आप लोग नहीं मानते, इसको आप काम नहीं मानते। और इसी तरह से आगे बढ़ करके हमने उन ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जिनको हर वक्त जो है मदद की जरूरत पड़ती है, कोई बीमारी ऐसी लग गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जिसके कारण वो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, चल नहीं सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया हमने पूरे प्रदेश में, और उनके लिए सहारा योजना हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई। और हर एक व्यक्ति ऐसा जो बिस्तर पर पड़ा है, जो चल नहीं सकता है, उसके लिए 3,000 रुपए हर महीने की उसकी मदद के लिए उसके खाते में डालते हैं। मैंने इसको काम नहीं मानते आप। हमने कहा नौजवानों को सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। जब सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको अपने पांव पर खड़े होने के लिए अवसर देना चाहिए। उस अवसर को नहीं रोकना चाहिए, सरकार की ओर से मदद होनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने अब 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है, जिसमें मातृशक्ति को हमने 35% सब्सिडी का प्रावधान किया। 35% सब्सिडी, 1 लाख लोन देंगे तो 35,000 सरकार आपको सब्सिडी, आपको मदद करेगी। और इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में, पहले मुझे लग रहा था इस योजना को आगे बढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन मैं हैरान हुआ भी। हमारा बजट सत्र चल रहा था तो 100 करोड़ से ज्यादा हम इस तरह का पैसा दे चुके हैं, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिनने अपना काम शुरू किया, अपने नौजवानों को रोजगार दिया। मैंने कांग्रेस के मित्रों का इसको तुम काम नहीं मानते। हमने हिमाचल प्रदेश में जितनी बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, किसी भी जाति से, जब उस बेटी की शादी हो गई, उस शादी में 31,000 शगुन जो है हमारी सरकार देगी, शगुन योजना की शुरुआत, नई योजना शगुन की शुरुआत की। मैंने इसको भी काम नहीं मानते आप लोग। हमने हिमाचल प्रदेश में और नए इनिशिएटिव लिए, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अलग अलग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल बहुत दिल के करीब है, जैसे उत्तराखंड है वैसा ही है। अब उसमें झगड़ा हो सकता है, कौन ज्यादा है कौन कम है। अब हम बोलेंगे ज्यादा है, उत्तराखंड ने जितना बोला था बोल दिया है। बहुत अच्छी बात है कि उनको बहुत बड़ा लगाव पहाड़ से है। केदारनाथ की कायाकल्प हो गई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या परिस्थिति वहां पर आज आप देख रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश सैकड़ों लोगों को आज भी जब प्रधानमंत्री से मिलना होता है, कहीं फुर्सत में बातचीत होती है, किसी का ही नाम उनके दिमाग में आ जाता है, उसका क्या हाल है, हमको सोचना पड़ता कई बार, क्योंकि वो इतना घूमे हैं, इतने मिले हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा योगदान उनका हिमाचल के विकास के लिए रहा। और मैं खास तौर से अभी विशेष मदद के लिए जो हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने मदद की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी ने हमको पहले 600 करोड़ दिया था स्पेशल असिस्टेंस के रूप में। 200 करोड़ अभी हम दिल्ली गए थे, हम दिल्ली से वापस पहुंचे, तब तक ये 200 करोड़ रुपए आपको और दे दिया। 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास में। इसको डबल इंजन की सरकार इसको बोलते हैं। इसलिए हिमाचल की बहुत आवश्यक है। केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व और मजबूत होना चाहिए, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सतत बनी रहे, लंबे समय के लिए बनी रहे, सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और इसके लिए मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ये दौर जो है बहुत परीक्षा का दौर, 4 साल के दौर में हो गया, जितना थोड़ा आराम भी कर लिया होगा, थोड़ा काम भी कर लिया, लेकिन अब आराम से हमको छुट्टी लेनी पड़ेगी, अब काम ही करना है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मातृशक्ति लग गई, पूरे जोश के साथ लग गई, पूरे जुनून के साथ लग गई, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल में फिर से भारतीय जनता पार्टी
जिम्मे काम ही एक बचा है। सरकार है तो हमने पहले भी बनाई, अभी भी बना करके चला रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार ये काम बचा है। और हमको प्रेरणा क्या मिलती है, और कई बार मैं बोल देता हूं, अपना हरियाणा हमारे प्रदेश में पड़ोसी है, हमारा उत्तराखंड हमारा पड़ोसी है। हमारी उत्तराखंड की एक जैसी स्थिति थी, ऐसा माना जाता था, ऐसा बोला जाता था कि सरकार भैया अब सरकार मुश्किल है। जब 4 साल हो जाते थे तो बड़ा मुश्किल है, जब बड़ा ही आदमी बोलना कई बार शुरू कर देता था। लेकिन अब रुका है, बन सकती है। हरियाणा में जहां 90% सीटों पर हमारी जमानत जब्त होती थी, वहां भाजपा की सरकार 2014 में बनी और उसके बाद 2019 में फिर बनी, 2019 से दूसरी बार सरकार। उस राज्य में जहां 90% सीटों पर जमानत जब्त होती थी, और उसके बाद आप बाकी देखिए आप। और अभी का जो ये संदेश है, इस संदेश का बहुत बड़ा महत्व हिमाचल प्रदेश के लिए है। उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में, ये चारों राज्य में सरकार के बाद फिर सरकार बनना, भाजपा की सरकार बनना, ये बहुत बड़ा संदेश है। और इस संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का काम अगर सबसे ज्यादा करने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि वो महिला मोर्चा को ये काम देना चाहिए और आपके जिम्मे इस काम को करना। आप बोलिए तो हम थे भाई, हम ही हैं, हम ही आएंगे बोलना। अब ये जो जिस तरह का भाव आज से पहले लोगों के बीच में चर्चा करने की कोशिश करते तो उसको रोका जा सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे प्रदेश के ये पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, भाई अमित शाह जी, अब आपको कहूं कि भाई ये तो आप मान के चलिए कि अब काम ही करना पड़ेगा, रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी, इस बात को मान के चलिए। अब देख लेना आप लोगों ने, तो इसलिए उसकी जो कार्य योजना आने वाले समय में जो हमारी बन रही है, महिला मोर्चा के जिम्मे जो असाइनमेंट होगा, जो कार्य होगा, उसके लिए आप रूपरेखा बना लें और उसके साथ हम लगे। हम सब लोग सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। जो काम हमसे छूटा है उस काम को हम पूरा करेंगे, ये हम वादा लेकर के चलें, ये कमिटमेंट लेकर के चलें आज के इस कार्यक्रम से। और आने वाले समय में मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो कहा आपने कि नीचे के स्तर पर उनको करना चाहिए, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहेगा। एक कार्यकर्ता अपना समय दे करके संगठन के लिए, अपने विचार के लिए, अपने पार्टी के लिए कार्य करता है, उसके योगदान को कभी भूलना नहीं चाहते। चाहे वो अलग परिस्थिति की वजह से आज की सक्रियता उसकी उस प्रकार की नहीं होगी, लेकिन किसी वक्त तो उसने योगदान दिया। और जिस तरह के सक्रिय हम आज हैं, हमेशा ऐसे रहेंगे ऐसा संभव नहीं है। ये कल्पना करना किसी के लिए भी गलत है। ये दौर सबके जीवन में आएगा, लेकिन जिस कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है, पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी से कुछ नहीं लिया है, सिर्फ काम किया है और पार्टी को दिया ही दिया है, उसको सम्मानित करना ये सबसे बड़ी बात है। ये दिल को छूने करना, इसलिए आपने दिल को छुआ है उन माताओं के, बहनों के, जिन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिया है। इसके लिए मैं महिला मोर्चा के सारे संगठन को, पूरी टीम को जो मंच पर बैठी है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो आने वाला समय में जो हमारे पास जो वक्त जो है, नवंबर तक का जो है, वो जो चुनाव के इस बीच में रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से जो योजना संगठन की ओर से बन करके आएगी, उस योजना को आप अंजाम देने के लिए, उसको सिरे चढ़ाने के लिए आप काम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास क्या, पूरा पक्का विश्वास है। और सबसे ज्यादा विश्वास मुझे मातृशक्ति पर, आप सब पर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम को बधाई। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच में यहाँ पर आई, दीप्ति रावत जी, उनका मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि में
आप सबकी ओर से अभिनंदन भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ और रशीद जी को, उनकी सारी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टी के संगठन को खड़ा करने को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय